हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आपका एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आप सभी के लिए क्लास ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। 100% आपकी क्लास में से 2 से 4 सवाल आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम बाकी है तो आप इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। सारे सवाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल किसे माना गया है। बैडमिंटन को माना गया है, वॉलीबॉल को माना गया है, बेसबॉल को माना गया है कि टेनिस को माना गया है। आपको नोट करके रखना है, अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो किसको माना गया है, बेसबॉल को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों वॉलीबॉल ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल माने गए हैं तो आपको ध्यान में रखना है, ये श्रीलंका, नेपाल, यहाँ पर दोस्तों ये अधिकतर खेले जाते हैं। आपके ऑप्शन में जो देके रखा हो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आंसर देने वाले हैं। बात करते हैं बैडमिंटन, ये दोस्तों कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, इंडोनेशिया। इसको भी आप नोट कर लें, सवाल अच्छा है, आपकी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। दोस्तों आप बात करते हैं टेनिस। आपको जब भी टेनिस की बात आएगी तो आपको 4 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर और कार्लोस अल्कराज। इन चारों का संबंध किससे है, इन चारों का संबंध है टेनिस से। आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा भी गया है कि रोजर फेडरर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। आपको याद रखना है ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि अंडर 19 टी20 महिला विश्व कप 2023 इसका उपविजेता कौन बना। दोस्तों सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, हमसे उपविजेता पूछा गया है ना कि विजेता। अंडर 19 टी20 महिला विश्व कप 2023 इसका उपविजेता कौन बना था तो आपको याद होगा, इसका उपविजेता बना था इंग्लैंड। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और किस दोस्तों कौन विजेता कौन था, अपना भारत। विजेता कौन था, अपना भारत। इसके अलावा इसका आयोजन कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अंडर 17 महिला फीफा विश्व वर्ल्ड कप। ये कब का है, ये दोस्तों 2022 का है। और दोस्तों इसके अंदर विजेता कौन बना था तो आपको याद होगा, स्पेन इसमें विजेता बना था। किसको हराया था, कोलंबिया को हराया था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, अपने भारत देश में इसका आयोजन हुआ था, आपको याद होगा। और इसका दोस्तों शुभंकर क्या था, आपको इसका याद रखना है, ईभा इसका शुभंकर था। ये सवाल आपकी परीक्षा में 2 से 3 बार अब तक रिपीट हो चुका है। अब आप कमेंट करके बताएंगे पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2023 इसकी मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया है जनगणना से। दोस्तों जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी एसएससी में हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है। यानी कि दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश की थी, बिहार की, नई दिल्ली की, अंडमान निकोबार की, अरुणाचल प्रदेश की। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, नई दिल्ली इसका सही जवाब होगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाता 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था, अगर राज्य की बात कहेगा तो बिहार आपको सही आंसर याद रखना है। किस राज्य का था, बिहार का। लेकिन सवाल हमसे क्या पूछा गया, केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको दिल्ली याद रखना है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था तो आपको ध्यान में रखना है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और पॉइंट को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का, और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या में दोस्तों कमी आई थी, तो आपको याद रखना है नागालैंड। इसको भी आपको नोट कर लेना है। दोस्तों अंडमान निकोबार की बात आई तो आपको याद होगा, अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, 10 डिग्री अक्षांश। अब आपको कमेंट करके बताना है 49 डिग्री अक्षांश किसको किसको अलग करता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादक नहीं है। दोस्तों अली अहमद हुसैन खां, बिस्मिल्लाह खां, एल
ऐश बल्लेज या उस्ताद अलाउद्दीन खां? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र उनके संबंधित वादक आपकी एसएससी के फेवरेट टॉपिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहनाई वादक नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है उस्ताद अलाउद्दीन खां। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों इस सवाल से आपको क्या फायदा हुआ कि आपको 3 नाम पता लग गए जो शहनाई वादक से संबंधित हैं। अली अहमद हुसैन खां, बिस्मिल्लाह खां और ऐश बल्लेज, इन तीनों का संबंध किससे है? ये शहनाई वादक हैं। लेकिन दोस्तों ये उस्ताद अलाउद्दीन खां ये दोस्तों सरोद वादक हैं। कौन? सरोद वादक हैं। इसको आप नोट करके रखें, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा आपकी परीक्षाओं को लेकर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि कुचिपुड़ी को किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया? मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। और इसको किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया था? तो आपको नोट करके रखना है वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी ये सबकी सब किससे संबंधित है? ये सबकी सब कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। और दोस्तों इनमें से ये कौन? मृणाली साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति, इन दोनों का संबंध और किससे? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, इसको आप नोट कर लें, सवाल आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है। मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी में भी हैं और भरतनाट्यम में भी हैं। और राधा रेड्डी किसके अंदर है? कुचिपुड़ी में। लेकिन कुचिपुड़ी को किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया था? लक्ष्मी नारायण शास्त्री के द्वारा। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि अमेजॉन वर्षा वन कितने देशों तक फैला हुआ है? 7 देशों तक, 8 देशों तक, 9 देशों तक, 11 देशों तक? सवाल आपके एमटीएस की परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। अमेजॉन वर्षा वन कितने देशों तक फैले हुए हैं? तो आपको नोट करके रखना है ये 9 देशों तक फैले हुए हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। आपको याद होगा दोस्तों अमेजॉन वर्षा वन को क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। आपको नोट करके रखना है। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? लेब्राडोर, हम्बोल्ट, गल्फ स्ट्रीम या अगुलहास जलधारा? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों गर्म जलधारा पूछी गई है तो आपको ध्यान में रखना है ये गल्फ स्ट्रीम। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। ये लेब्राडोर हो गया, हम्बोल्ट की जलधारा हो गई और अगुलहास की जलधारा हो गई। ये कैसी जलधाराएं हैं? ये ठंडी जलधाराएं हैं। इससे दोस्तों आपको पता रहेगा कि कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है। ये सवाल परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि शोर को मापने के लिए एसआई इकाई कौन सी होती है? एम्पियर है, केल्विन है, कैंडेला है, डेसिबल है? दोस्तों ध्वनि का मापन किसके द्वारा होता है, यानी कि शोर का मापन किसके द्वारा होता है? तो आपको पता होगा डेसिबल के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करें। दोस्तों एम्पियर के तो किसका मापन होता है? धारा का। किसका होता है? धारा का मापन होता है। केल्विन से दोस्तों ताप का मापन होता है, आपको याद होगा। और कैंडेला दोस्तों ज्योति तीव्रता ये चारों नाम आपको नोट करके रखने हैं। सवाल कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी या 13 खिलाड़ी? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको याद होगा फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सवाल आपकी एसएससी ने पूछा है। आपको याद रखना है कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और आपकी जानकारी के बताएं इसके खेल की समय सीमा कितनी होती है? कुल 90 मिनट की होती है। और दोस्तों 45 मिनट के दोस्तों 2 सेट होते हैं, आपको याद होगा। और रेस्ट कितने मिनट का होता है? 15 मिनट का ब्रेक होता है। यानी कि दोस्तों 45 मिनट खेल के बाद 15 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद फिर 45 मिनट खेल होगा। इस दोस्तों आंकड़े को आपको नोट करके रखना है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 5 खिलाड़ी किसके अंदर होते हैं, आपकी एसएससी ने यह भी सवाल पूछा हुआ है, वॉलीबॉल या दोस्तों आपको याद रखना है बास्केटबॉल? तो आपको याद रखना है बास्केटबॉल। इसको भी आप नोट कर लें। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा गया है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि झारखंड से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है?
छऊ, पाइका, कर्मा, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस सवाल को कराने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि झारखंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं वो आपको बताए जाएं। दोस्तों झारखंड से संबंधित लोक नृत्य कौन से हैं? छऊ हो गया, पाइका हो गया, कर्मा हो गया, ये सभी आपके सही आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा दोस्तों और कौन सा है? सरहुल फेस्टिवल, क्या है? सरहुल। और दोस्तों क्या है? जट जाटिन, जट जाटिन। ये दोस्तों मैंने 4 से 5 नाम लिखे, यही सवाल आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपसे छऊ पूछ लेगा, आपसे पाइका पूछ लेगा, आपसे कर्मा पूछ लेगा, आपसे सरहुल पूछ लेगा, आपसे जट जाटिन पूछ लेगा। तो इन सबका आंसर क्या होगा? झारखंड। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा दोस्तों अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रोजर बिन्नी को बनाया गया है, टी राजा कुमार को बनाया गया है, केबी शाहजी को बनाया गया है, वीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया है। दोस्तों नाबार्ड इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। और किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। उसके वर्तमान में हेड कौन बनाए गए हैं? केबी शाहजी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी, आपको याद होगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। बीसीसीआई इसकी स्थापना दोस्तों, इसका दोस्तों हेड कौन है? रोजर बिन्नी। अब इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आपकी परीक्षा में सवाल आपसे पूछा गया था। दोस्तों बात करते हैं टी राजा कुमार, FATF, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके वर्तमान में हेड कौन है? टी राजा कुमार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। और इसका काम क्या होता है? आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। और इसने अभी हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया हुआ था। आपकी परीक्षा में सवाल पूछा गया है। वीवीआर सुब्रमण्यम, आप सबको पता है नीति आयोग के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। मैंने आपसे सवाल पूछा कि बीसीसीआई इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख है, यानी कि कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 213। दोस्तों आपको बता दें राज्यपाल इसके अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 213। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं राज्यपाल को लेकर। आपसे पूछा जाए भारत का हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 153। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 153 में है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो आपको याद होना चाहिए राष्ट्रपति करेगा। आप सब जानते हैं अभी 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। आप नोट करके रखना, उन 13 राज्यों के राज्यपालों में से आपकी SSC, CGL और CHSL की हर शिफ्ट में सवाल आपसे बनेगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि 13 राज्यों के नए राज्यपाल से संबंधित एक अलग से वीडियो लाया जाना चाहिए कि नहीं। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आइए अपने सवाल की ओर चलते हैं। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 153। अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 155 के तहत करता है। और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 161। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या राज्यपाल मृत्युदंड को माफ कर सकता है? तो आपको ध्यान में रखना है राज्यपाल मार्शल लॉ और मृत्युदंड इनको माफ नहीं कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति को लेकर। अनुच्छेद 123 इसमें क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, इसको भी आप नोट करें। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 123। उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, साइंस का एक सवाल आपके 1 से 2 सवाल आपके MTS में पूछे जा रहे हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। और ये ऐसे सूत्र हैं जो हर शिफ्ट में आपसे पूछे जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र कौन सा है? NaHCO3, Na2CO3, 10H2O, CaCO3 या Na2CO3। ये चारों सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आपको बता दें सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं खाने का सोडा, और इसका रासायनिक सूत्र कौन सा है? NaHCO3। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपके ऑप्शन में खाने का सोडा लिखा हो, खाने का
सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों एक ही बात है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। रासायनिक सूत्र कौन सा है? NaHCO3। बात करते हैं Na2CO3 10H2O, ये दोस्तों क्या होता है? धावन सोडा। अगर आपके ऑप्शन में धावन सोडा लिखा हो या केवल सोडियम कार्बोनेट लिखा हो तो आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद रखना है सूत्र Na2CO3 10H2O। दोस्तों क्या फर्क है? NaHCO3 यानी कि खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जहां पर दोस्तों ये बाई लग जाएगा वो हो जाएगा खाने का सामान यानी कि खाने का सोडा, और जहां से दोस्तों बाई हट जाएगा वो धावन सोडा, धोने का सोडा। ये दोस्तों दो सवाल हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं और कई बार परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं। बात करते हैं COCO3, ये दोस्तों क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? CaCO3। और दोस्तों Na2CO3 ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसको भी आपको नोट करके रखना है। अब आपको कमेंट करके बताना है सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक, इसका रासायनिक सूत्र आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, राजा सिमुक, सिंह विष्णु, खिर्ज खां। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। सातवाहन वंश, इसका संस्थापक कौन था? तो आपको नोट करके रखना है राजा सिमुक। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको याद होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता कि सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक या सबसे महत्वपूर्ण शासक, तो आपका जवाब होता गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको जवाब देना है राजा शिमुक। दोस्तों खिर्ज खां, ये कौन से वंश के संस्थापक हैं? सैयद वंश के, सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिर्ज खां। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले लोधी वंश, इसके संस्थापक कौन है? तो आपको नोट करके रखना है बहलोल लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप कमेंट करके बताएं ये सिंह विष्णु, ये कौन से वंश के संस्थापक हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। मैंने इस सवाल को कई बार अब तक आपको नोट कराया है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? जनसंख्या, जनगणना, शिक्षा, वन। तो आपको नोट करके रखना, ये जनगणना कौन सी सूची का विषय है? ये संघ सूची का विषय है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप सब जानते हैं कि जनगणना से सवाल हर शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है और अभी तक ये सवाल आपसे नहीं पूछा गया है कि जनगणना किस सूची का विषय है। तो उम्मीद है आने वाली शिफ्टों में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। जनसंख्या हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया। दोस्तों जनसंख्या, शिक्षा, वन और मापतौल। दोस्तों ये सब क्या है? ये सब के सब समवर्ती सूची की अवधारणा है। समवर्ती सूची, ये सब के सब समवर्ती सूची के विषय हैं। अब आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1976 का है। इसके द्वारा दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, आपको याद होगा। और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा शिक्षा है, वन जीव है, मापतौल है, इन सबको समवर्ती सूची में डाला गया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि मैक्सिको तथा क्यूबा के बीच में कौन सा जलडमरू पाया जाता है? आपसे पाक जलडमरू वाला सवाल SSC MT ने पूछा है, तो आने वाले शिफ्टों में आपसे यहां से सवाल बन सकता है। मैक्सिको तथा क्यूबा के बीच में कौन सा जलडमरू पाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों युकाटन चैनल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर रखें, यानी कि युकाटन चैनल मैक्सिको और क्यूबा के बीच में पाया जाता है। बात करते हैं पाक जलडमरू, ये दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जलडमरू पाया था? पाक जलडमरू। मलक्का जलडमरू, ये दोस्तों किसके बीच में पाया था? तो आपको नोट करके रखना है इंडोनेशिया और मलेशिया, इसके बीच में कौन सा जलडमरू पाया जाता है? मलक्का जलडमरू। और सुंडा जलडमरू कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों इंडोनेशिया में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। अगर आपने
एसएससी एमटीएस में जो 2 मई से लेकर 19 मई तक सवाल पूछे गए हैं उनकी मैंने 4 क्लासेस ली हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आपको चारों क्लासेस एमटीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उन 4 क्लासों को आप देख कर जाइएगा। 100% 8 से 10 सवाल आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, उन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में कितनी टीमों ने भाग लिया? एकदम करंट अफेयर का लल्लन टॉप सवाल है, क्योंकि दोस्तों वुमेन का आईपीएल पहली बार हुआ है, इसीलिए सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में कितनी टीमों ने भाग लिया है? 5 टीमों ने भाग लिया है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? पुडुचेरी, कर्नाटक, चेन्नई, महाराष्ट्र। तो आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 इसका आयोजन हुआ है कर्नाटक। कर्नाटक में भी कहाँ पर? धारवाड़ कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और 2022 वाला कहाँ हुआ था? तो आपको याद होगा, पुडुचेरी में हुआ था, इसीलिए सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? नर्मदा नदी, सिंधु नदी, माही नदी, ताप्ती नदी। तो आपको नोट करना है, ये महानदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है, यानी कि ये नर्मदा नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई और ताप्ती नदी हो गई। ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन ये महानदी अरब सागर में नहीं गिरती है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं आज के अपने अगले और अंतिम सवाल की ओर। हमारा अगला और अंतिम सवाल कहता है कि वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो मैंने आपको कई बार नोट कराया हुआ है, ये सबकी सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां मैं आपको नोट करा देता हूँ, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, इसकी दोस्तों है केमांग, लोहित और सुबनश्री। यही 3 नदियां बार बार आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। केमांग किसकी सहायक नदी है? लोहित किसकी सहायक नदी है? सुबनश्री किसकी सहायक नदी है? तो इन सबका आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। बात करते हैं कृष्णा नदी की दोस्तों। मूसी नदी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा और माल प्रभा, ये सबकी सब किसकी सहायक नदियाँ? ये सबकी सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी दोस्तों कामनी करके दोस्तों है कबानी, और एक भवानी करके नदी है। ये दोनों किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो आपको ध्यान में रखना है इंद्रावती, सॉरी दोस्तों, ये सबकी सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? कावेरी नदी की सहायक नदी हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हेमावती दोस्तों, एक है हेमावती, काबनी और भवानी, ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी की। ये नदियों से कुछ सवाल थे जो मैंने आपको नोट करा दिए। कमेंट करके बताएं इन 20 सवालों में से आपको कितने सवाल सही आते थे। अपना पूरा स्कोर आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी टैब में डाल रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF मैं विद आंसर की वहाँ पर अब डेली अपलोड कर देता हूँ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।